स्वागत है आप सभी का एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। आइए जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य में किस नाते जाने जाते हैं। विद्यार्थियों, कोई भी साहित्यकार है तो उसको सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस नाते जाने जाते हैं, वो किस गद्य विशेष में या पद्य विशेष में या किसी अन्य विधा में वो जो है प्रसिद्ध रहे हैं या उनका कोई अलग ही कोई पंक्ति रही है। तो हर एक साहित्यकार का अपना महत्व है और चाहे वो किसी भी विधा से हो। फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में आंचलिक कथाकार, आंचलिक कथाकार का मतलब है आंचलिक उपन्यास और आंचलिक कहानी और निबंधकार के रूप में ये हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में प्रसिद्ध साहित्यकार है। अब आइए बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब और कहां। 21 फरवरी 1921 में 11 फरवरी 1921 में 11 फरवरी 1921 में आरोही हिगना गांव है, जिला पूर्णिया और राज्य बिहार में इनका जन्म हुआ है। एक बार फिर से 11 फरवरी 1921 आरोही हिगना गांव, जिला पूर्णिया और बिहार, उत्तर बिहार जो है राज्य है। अब आइए बात करते हैं माता पिता और इनके पिताजी का नाम शीलानाथ मंडल और माता श्रीमती पानो देवी थी। और इनके बचपन का जो मूल नाम था वो फणीश्वर नाथ मंडल था, फणीश्वर नाथ मंडल। और जो रेणु जो नाम दिया है कृष्णा प्रसाद कोइराला, नेपाल में एक प्रसिद्ध राजघराना है, उनके जिनके संबंध थे, तो कृष्णा प्रसाद कोइराला जी ने ये नाम दिया था, जो बताते हैं कि पिताजी के अच्छे मित्र थे। अब बात करते हैं इनके वैवाहिक जीवन। इनके विद्यार्थी 3 विवाह हुए जीवन। प्रथम विवाह इनका सुलेख देवी से हुआ 1939 में। ये लंबी बीमारी के कारण जो है चल बसी और फिर परिवार के लोगों ने उन पर दबाव डाला तो दूसरा विवाह पद्मा देवी से 1949 में हुआ और ठीक ठाक गृहस्थी चल रही थी। लेकिन उसके बाद इनको तीसरा इनका प्रेम विवाह बताते हैं लतिका जी से हुआ और इनके कुल 8 बच्चे। ये इनका पारिवारिक जीवन। अब आइए बात करते हैं शिक्षक। प्राथमिक शिक्षा इनकी घर पे हुई। कुसुमलाल मंडल एक अध्यापक थे, वो इनको घर पर आकर ही पढ़ाते थे और मैट्रिक और इंटर के लिए यानी 10th और 10+2 के लिए नेपाल में गई और उच्च शिक्षा के लिए हिंदू विश्वविद्यालय काशी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसको कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए। विभिन्न ये आजादी के जो आंदोलन चल रहे, स्वतंत्रता संग्राम में जो विभिन्न आंदोलन थे उन सभी में ये सक्रिय भागीदार रहे और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, सविनय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, कई और आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और जयप्रकाश नारायण द्वारा जो सामाजिक बदलाव के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था उनसे प्रभावित रहे और उनके साथ जो है बहुत सारे जन जागृति के आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भी जो विभिन्न मजदूर आंदोलन चलाए गए उनमें उनकी सक्रिय भागीदारी रही। अब आइए 11 अप्रैल 1977 को इनका देहांत हो गया रेणु जी का। लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले हमें एक समृद्ध रचना संसारी देकर चले गए। आइए बात करते हैं इनके साहित्य की। ठुमरी ये कहानी संग्रह, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम, उफ मारे गए गुलाम ये कहानी संग्रह और उफ मारे गए गुलाम कहानी ये कहानी संग्रह के नाम है और कहानी भी है। उफ मारे गए गुलाम पर तो हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। अब आइए बात करते हैं इनके उपन्यास। मैला आंचल हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास
गोदान के बाद अगर मेला अंचल का नाम ना गिना जाए तो हिंदी उपन्यास विधा की गिनती पूरी नहीं होगी या उसके उद्भव विकास को नहीं दर्शा सकते मेला अंचल के बिना। इतना प्रभावशाली उपन्यास है ये आंचलिक उपन्यास। उसके बाद है प्रति परिकथा, कलंक मुक्ति, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड है। ये सारे के सारे इनके आंचलिक उपन्यासकार हैं और आंचलिक उपन्यासकारों में सबसे सुप्रसिद्ध उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु जी। इसके बाद है ऋणजल धनजल, ऋणजल धनजल, वन तुलसी की गंध, ये है संस्मरण है इनके, संस्मरण संग्रह है। अब आइए बात करते हैं इनकी साहित्य की विशेषताएं। बहुत बार देखते हैं कि कुछ साहित्यकार जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार या जिनको ज्यादा जिनकी अध्ययन के लिए जिनकी बहुत सारे उपन्यास, कहानियां या कविताएं विभिन्न यूनिवर्सिटियों द्वारा सिलेबस में लिए जाते हैं तो उनके साहित्य विशेषताएं तो लगभग मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जो प्रसिद्ध तो हैं अपनी विधा में, लेकिन उनके जो है विभिन्न यूनिवर्सिटियों सिलेबस में उनके द्वारा रचित कहानियां, कविताएं इत्यादि जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया या सिलेबस में उनको सम्मिलित नहीं किया गया, उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर के बारे में जानना बड़ा दुष्कर हो जाता है। तो विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में फणीश्वरनाथ रेणु जी के साहित्यिक परिचय के बारे में बहुत कम लिखा गया है या भाषा शैली लिखकर ही काम चला लिया जाता है या उनके रचना संसार के बारे में बताकर ही साहित्यिक विशेषताओं से पल्ला झाड़ दिया जाता है। लेकिन एक प्रयास किया है विद्यार्थियों कि उनके साहित्य को जितनी भी समझ बन पाई, जितना भी पढ़ा, तो उसके आधार पर कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। उम्मीद करता हूं कि इनसे आप रेणु जी के साहित्य की, फणीश्वरनाथ रेणु जी के साहित्य की विशेषताओं अच्छी प्रकार से आपको समझ में आए। आइए सबसे पहले बात करते हैं आंचलिक। इनके साहित्य, समग्र साहित्य में कहानी, उपन्यास, जितना भी साहित्य है इनमें आंचलिकता की झलक होती है। आंचलिकता में सामाजिकता और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश जो है दिखता है और वो आंचल विशेष, एक आंचल की जो एक आंचल में देहात, आंचल शब्द का दो अर्थ, एक समाज व्यवहार में एक क्षेत्र विशेष जो भौगोलिक सीमाओं या सांस्कृतिक सीमाएं जिसकी अपनी सुनिश्चित होती है, और एक होता है भूगोल में कोई ऐसा क्षेत्र जो नदी, नाले, पर्वत इत्यादि से जिसकी प्राकृतिक सीमाएं अलग अन्य क्षेत्रों से। तो ये समाज व्यवहार और आंचलिक व्यवहार दोनों के तरीके से ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो एक आंचल में जो अशिक्षा होती है, संस्कारहीनता होती है, भाषा, व्यवहार, रूढ़ियां, अंधविश्वास, जाति व्यवस्था आदि, इन सभी का वर्णन या वहां के सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश का वर्णन कि वहां अशिक्षा, शिक्षा के कारण विभिन्न प्रकार की जो है वहां संस्कार है, रीति रिवाज है, व्यवहार है, भाषा है, वो जो भी ग्रामीण आंचलिक शब्दावली है और विभिन्न प्रकार की रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, जाति व्यवस्था घोर है, इन सब का वर्णन इनके उपन्यास और कहानियों में आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरी विशेषता, मानवीय संवेदना। फणीश्वरनाथ रेणु जी की ने ग्रामीण जीवन, ये शहरी जीवन की तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं हो पाए हैं और आंचलिक कथाकार हैं, तो इन्होंने ग्रामीण परिवेश में विशेषकर जो आर्थिक अभाव के चलते जो तरसता हुआ मानवीय जीवन है और उसकी बेबसी है, लाचारी है, भूखमरी, पीड़ा आदि के कारण, इन सभी के कारण गांव में, देहात में परिवार टूटते हैं, बिखरते हैं और समाज भी विखंडित होता है, बिखर जाता है। और ऐसे में उनमें मानवीय संवेदना इन्होंने दिखाई है और वो खुद कहते हैं कि इस परिवेश से वो दूर नहीं जा पाए। कारण है कि ये परिवेश उनको अपने पास रखा है, इस परिवेश ने उस रेणु जी को दूर जाने ही नहीं दिया। और वो स्वयं एक बार कहते हैं कि आंचलिक परिवेश के बारे में कुछ कथाकारों ने पूछा होगा कि आपने कोई ग्रामीण आंचलिक जीवन, मानवीय जीवन इससे जो है दूर क्यों नहीं जम पाए, क्योंकि इस जीवन के प्रति, आंचलिक जीवन के प्रति इनकी जो है संवेदना गहरे से, वो मान्यता, वो भाव इसके प्रति है, ये छोड़ ही नहीं पा रहे। तो उसके बारे में कहते हैं कि इसमें यानी आंचलिक जीवन, इसमें फूल भी है, सूल भी है, सूल कांटे भी है, और धूल भी है, मिट्टी भी है, गुलाब भी है,
कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकला, ये सब है आंचलिक जीवन में, लेकिन कहते हैं कि मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाए, मतलब वो छोड़ ही नहीं पाए, इतनी गहरी से दिलचस्पी है। ये मानवीय संवेदना ग्रामीण आंचलिक जीवन के प्रति रेणु जी ने अपने साहित्य में दिखाया। अब आइए बात करते हैं ग्रामीण जीवन। संवेदना तो दिखाई ग्रामीण आंचलिक जीवन के प्रति, लेकिन एक और, जब गांव को छोड़कर लोग नगरीकरण शहरीकरण की ओर जा रहे थे, 70 और 80 के दशक में शहरीकरण पर जोर दिया जा रहा था, लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु जी गांव को, ग्रामीण लोगों को, लोक भाषा को और लोक संस्कृति को, लोक व्यवहार को, लोक नायकों को से वो दूर ही नहीं जा पाए। कारण था कि ये उस संस्कृति को से के वर्णन करके या उसकी प्रसंग उठाकर संसार भर में बताना चाहते थे कि वो किस प्रकार का ये भी मानवीय जीवन है, और इस प्रकार जो त्रस्त पीड़ित ग्रामीण आंचलिक लोक भाषा लोक संस्कृति को लिए हुए जो है ऐसा जीवन है। और ग्रामीण जीवन के संपूर्ण चित्र इनके, चाहे उपन्यास हो या कहानियां हो या निबंध हो या संस्मरण, सभी जगह ग्रामीण आंचलिक परिवेश जो है या ग्रामीण आंचलिक जीवन इनकी साहित्य में देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रगतिवादी दृष्टिकोण। प्रगतिवादी दृष्टिकोण ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जिसको साम्यवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो रेणु जी व्यक्तिगत जीवन में और साहित्यिक जीवन में दोनों में प्रगतिवादी रहे। व्यक्तिगत जीवन में तो हम ऊपर बात कर रहे हैं कि विभिन्न आंदोलन, आजादी के आंदोलन है या मजदूर आंदोलन, उनमें भागीदारी की। जयप्रकाश नारायण से वो प्रभावित रहे, विभिन्न मजदूर आंदोलनों में, सामाजिक सुधार आंदोलनों में भागीदारी की। उसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे, तो विभिन्न आंदोलनों में इन्होंने भागीदारी की और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। ये तो इनका व्यक्तिगत जीवन था, और जो इनकी बहुत सारी रचनाओं में देखने को भी मिलता है। और उसके बाद जब ये इनके साहित्यिक जीवन के बारे में बात करते हैं, साहित्यिक जीवन में इनका सबसे जो बड़ा उपन्यास है वो मैला आंचल है। और मैला आंचल में जो इनका एक प्रसिद्ध जो किरदार है, पात्र है, डॉक्टर प्रशांत, तो उसके पास जो है वो जब जानता गांव के बारे में, तो मैरीगंज गांव का जो वर्णन किया उसमें कहा कि मैरीगंज के मजदूर अब चुपचाप शोषण सहन नहीं करते, और अब जो है वहां के चमार मरे हुए डंगरों को नहीं उठाते, और राजपूतों की दाढ़ी मूछे देखो कितनी कितनी बढ़ गई है, अब नाई भी वहां बाल नहीं काटते। यानी कि बदलाव आ गया है कि शोषण कोई सहन नहीं करेगा। अगर कोई जाति प्रभाव दिखाकर गांव के गरीब या कमेरा वर्ग पर शोषण करेगी, उसका उस पर अत्याचार करेगी, तो वो भी अपना विरोध जताएंगे, और वो विरोध इनके साहित्य में विभिन्न पात्रों द्वारा दर्शाया गया है। तो ये इनका प्रगतिवादी दृष्टिकोण है कि पात्रों के माध्यम से सामाजिक न्याय अन्याय के खिलाफ आवाज विभिन्न पात्र उठाते हुए इनके साहित्य में दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक यथार्थ। अगली जो साहित्यिक विशेषता है सामाजिक यथार्थ। सामाजिक यथार्थ कि समाज ग्रामीण परिवेश का वर्णन है, तो ग्रामीण परिवेश में आज भी भले ही हम 21वीं सदी में हैं, शिक्षा आ गई है और पता नहीं मंगल और चांद ग्रह पर जाने की बात करते हैं, लेकिन गांव में आज भी जाति व्यवस्था बनी है। लेकिन रेणु जी ने तो 70-80 के दशक की बात की, उस समय और जाति व्यवस्था होगी। आपसी वैर भाव, कसावटी जीवन से इतनी कसावटी है कि रिश्ते नाते, छोटा बड़ा, चाचा ताऊ, पता नहीं कितने सारे रिश्ते हैं, और उनमें बंधन में बंध कर ही वहां जीवन जीना होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या वृद्ध हो, उसको उन सभी बंधनों को निभाकर चलना होता है। अगर इनसे बाहर कोई व्यक्ति जाता है तो समाज उसको अस्वीकार कर देता है। और उनकी जो सामाजिक वास्तविकता यथार्थ का जो वर्णन उन्होंने किया है, उनके साहित्य में सामाजिक यथार्थ पर एक सेमिनार हो रहा था जिसका नाम था सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना पर सेमिनार था। ये जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक सेमिनार था। प्रोफेसर साहू जी बोल रहे थे उन पर, और उनकी सामाजिक चेतना के बारे में बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा।
प्रोफेसर साहू ने सामाजिक चेतना के ऊपर कि जो समाज का वर्णन, समाज की यथार्थ, समाज की वास्तविकता रेणु जी ने दिखाई है, उसके ऊपर बोलते हुए कहते हैं कि इनको सामाजिक चेतना, इनको से मतलब है रेणु जी सामाजिक चेतना के अग्रदूत बनकर रेणु जी ने संपूर्ण साहित्य में, पूरे साहित्य में सामाजिक जीवन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। किसी भी साहित्यकार के लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती कि पूरी तरह से सामाजिक जीवन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके साहित्य को कहा है। तो इससे पता लगता है कि सामाजिक कितने वास्तविकताओं को रेणु जी दिखा पाए, जिसको आज के प्रोफेसर उनके सामाजिक जीवन को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहने को मजबूर हो रहे हैं। अब आइए बात करते हैं युगीन चेतना, अगली विशेषता। जिस प्रकार समकालीन कविता में या उसके विमर्श के साहित्य में विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर आवाज बुलंद की जा रही थी, तो फणीश्वरनाथ रेणु जी भी अपने युग से पीछे नहीं थे, यानी युगीन बोध, उस युग की पहचान, उस युग के अनुसार, युगीन बोध के अनुसार कि मनुष्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों चीजों की आवश्यकता है। और इसके ऊपर जोर शोर से विभिन्न साहित्यकारों ने, चाहे कविता है उपन्यास, कहानी, निबंध, हर प्रकार से आवाजें उठाई जा रही थी। तो रेणु जी ने भी इनके प्रति आवाज उठाई है और शोषण और अन्याय के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में, विभिन्न पात्र भी विभिन्न आंदोलनों में भागीदारी करते हुए दिखाई देते हैं इनके साहित्य के जीवन में। और व्यक्तिगत जीवन में भी ये सुन, जैसे हमने ऊपर देखा है कि मजदूर और आजादी के आंदोलन में और जयप्रकाश नारायण और कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न आंदोलनों में इन्होंने सक्रिय भागीदारी की है। इसलिए युगीन चेतना के अनुसार, युगीन बोध के अनुसार, आधुनिक बोध जिसको कहते हैं, उस समय की मांग के अनुसार एक साहित्यकार का जो फर्ज होता है, उस फर्ज पर ये खड़े उतरते हुए दिखाई पड़ते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति आवाज उठाते हैं और शोषण और अन्याय के खिलाफ आंदोलनों में भागीदारी करते हैं। और विभिन्न साहित्य इनके जो पात्र हैं, चाहे उपन्यास के हैं या कहानी के हैं, वो भी जो है प्रगतिवादी दृष्टिकोण या युगीन चेतना के अनुरूप काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आप बात करते हैं अंतिम साहित्यिक विशेषता हुए भाषा साहित्य। रेणु जी को जैसे हम बताइए, फणीश्वरनाथ रेणु जी एक आंचलिक कथाकार हैं, तो ये आंचलिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कहानी इनकी ठेस, उसमें चीक, शीतल पाटी, मोती, पाटेल, खांक्रम, चूड़ा, ये जो है आंचलिक शब्दावली है। और इसी प्रकार संस्कृत में शब्दावली का भी प्रयोग इन्होंने किया है। और बहुत सारे अंग्रेजी की शब्दावली का, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, कॉलेज, डिस्पेंसरी या नॉमिनेशन, पॉलिसी, बहुत सारे शब्द और अंग्रेजी के शब्दों का आंचलीकरण इनकी उपन्यासों, कहानियों में बहुत मिलता है। उसके बाद शैली की अगर बात करते हैं, वर्णनात्मक शैली है और वर्णनात्मक शैली के साथ विश्लेषणात्मक, और विश्लेषण में भी मनोविश्लेषणात्मक शैली देखने को मिलती है। और बहुत जगह, जैसे हमने ये बात पढ़ी थी कि आत्मकथात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली क्यों? क्योंकि अब देखिए प्रोफेसर साहू क्या बोल रहे हैं कि सामाजिक जीवन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनका साहित्य, संपूर्ण साहित्य सामाजिक जीवन की पोस्टमार्टम, आंचलिक जीवन जिया, जो जीवन उनने वास्तविक जीवन जिया है उसी के वास्तविक अनुभव अपने उपन्यास और कहानियों में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इनकी जो शैली है वो आत्मकथात्मक शैली दिखाई पड़ती है। और विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान से फणीश्वरनाथ रेणु जी के साहित्यिक और साहित्यिक परिचय और व्यक्तिगत जीवन परिचय दोनों, इनके उनका जीवन एवं साहित्यिक परिचय दोनों को जान पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल होते हैं कि साहित्यिक विशेषताओं को ना लिखा जाए। विद्यार्थियों, हर जीवन परिचय के बारे में जब मैं बताता हूं तो एक बात अवश्य होती है कि जहां तक रचना संसार तक बहुत सारे टीचर भी, बच्चे भी यहाँ तक किसी भी साहित्यकार का जीवन यहाँ तक संपूर्ण मान लेते हैं, लेकिन साहित्य जो उन्होंने अभिव्यक्त किया है, अंतर मन के जो भाव थे, जो विव्यक्ति या आंतरिक हृदय,
हम अंत्य साक्ष्य को जाने बिना बाह्य साक्ष्य को जानकर किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम ये ऊपर का तो जो है जीवन के बारे में तो किसी और लोगों ने लिखा होगा, परिवार के लोगों ने, अनेक विद्वानों ने या उनके मित्रों ने, पारिवारिक सदस्यों ने बता दिया होगा, लेकिन साहित्य के बारे में जब तक साहित्य को नहीं पढ़ेंगे तो किसी भी साहित्यकार के आंतरिक हृदय को नहीं जान पाएंगे। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर समझना है उसके लिए उसके अंत्य और बाह्य साक्ष्य दोनों को समझिए, तभी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए मेरा कहना यही होता है हर व्याख्यान में कि किसी भी साहित्यकार का जीवन परिचय के साथ साथ उसका साहित्यिक परिचय जब तक नहीं जानेंगे तब तक उनका जो है पूर्ण परिचय हम नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं इस व्याख्यान के माध्यम से फणीश्वरनाथ रेणु जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय से जुड़े हुए विभिन्न जो सवाल होंगे आपके, उनका जो है हल इस व्याख्यान से आपको मिलेगा। धन्यवाद।